ये है चाइना, जो कि दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। 2020 के आते आते गिरी तो है, पर क्या असल में ऐसा कुछ हुआ है? अंधाधुंध अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंपनीज चाइना से डिसइन्वेस्ट कर रही हैं या फिर डिसइन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, जो कि एक तौर से जवाब है दुनिया का चाइना के लिए, जिसने पूरी दुनिया को इतनी बड़ी परेशानी दे दी कोरोना के नाम की। पर आज की दुनिया चाइना पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। पूरी दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ आज चाइना पे डिपेंडेंट है, उन हर चीज़ को लेकर जिन पर आपका ध्यान जाता है या फिर नहीं जाता। और गहराई से समझने की बात यह है कि अगर वो चीज़ चाइना में असेंबल नहीं हुई, फिर भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस चीज़ की कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई पार्ट चाइना से ज़रूर आया होगा। वो चाहे आपका टीवी हो, घर की लाइट्स हो, गाड़ी हो या फिर मोबाइल कंप्यूटर हो। इतना समझने के बाद इस पे ध्यान दो कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया के साथ है। वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या चाहे अफ्रीका हो। अमीर से अमीर घर से लेकर मिडिल और यहाँ तक कि गरीब घरों में भी स्वदेशी चीज़ें कम और चाइनीज़ चीज़ें ज़्यादा हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा है क्यों। एक बहुत स्पष्ट और सीधा आंसर है सस्ती और आसान लेबर, हाई स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और ये सही भी है, पर ये पूरा सच नहीं है। अभी तो आप इसकी गहराई में पहुँचे ही नहीं। इसको और गहराई से समझने के लिए तो एक और पूरी की पूरी वीडियो लग जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं चाइना या फिर चाइना के इकोनॉमिक्स के बारे में एक और वीडियो में पूरा गहराई से बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड चाइना की बात करने वाले हैं। अब हम वापस आते हैं कोरोना वायरस क्राइसिस और चाइना पे। और आप अभी के लिए इतना जान लो कि अगर किसी भी वजह से चाइना में काम बंद होता है तो पूरी दुनिया की हालत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंपनीज की रिपोर्ट आ रही है कि वो चाइना से बाहर निकलने के लिए बाकी सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जैसे इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस और यहाँ तक कि ब्राज़ील। अब ये न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो कि अंदर की बात नहीं बताती। निराश हो गए आप लोग सुनकर कि आज के दौर में ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना की पोजीशन समझकर गहराई में जाओगे तो पता लगेगा कि चाइना की गवर्नमेंट डेट बेस्ड डिप्लोमेसी और इकोनॉमी फर्स्ट मेंटालिटी के साथ चाइना सबसे बड़ा विनर साबित होने वाला है इस क्राइसिस के बाद। तो अब तक ये तो साफ है कि जो कोरोना नाम का गिफ्ट चाइना ने दिया है वो सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों को, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोपियन, यूनाइटेड किंगडम को ही नहीं, पूरी दुनिया को दिया है। और ये दोस्त एक सार्काज़म में मैंने आपको बोला। तो इससे इतना तो जान लो कि सिर्फ एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट पर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, पूरी दुनिया पर है। और इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एक कंट्री की जगह दूसरी कंट्री डायरेक्टली ले लेगी। हाँ, इनडायरेक्टली ले सकती है। कैसे एक कंट्री संभालती है और उभरती है इस समस्या से, उस पर ज़रूर डिपेंड करेगा कि आगे का सिनेरियो क्या होने वाला है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि चाइना में काम बंद हो जाएगा और वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया और ब्राज़ील में काम चलना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दिक्कत तो पूरी की पूरी दुनिया में आई है, सिर्फ चाइना में नहीं। तो सिंपल है कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जिसकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जिनकी पॉलिसीज़ में दम होगा, वही जीतेगा ये रेस। तो इस हिसाब से भी चाइना सबसे आगे है। दुनिया बंद है, चाइना खुला है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। उसने कह दिया कि कल से काम पर आना है तो आपने काम पर जाना है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, चाहे कुछ भी हो। अगर चाइना की सरकार ने बोला कि ये काम करना है तो आपने करना है। चाइना बेस्ट पोजीशन में इसलिए भी है क्योंकि
पूरी दुनिया का काम चाइना से जुड़ा है। जैसे ही कंट्रीज़ में लॉकडाउन खुलता है, वापस चाइना के पास ऑर्डर जाने चालू हो जाएंगे। पहले स्टार्ट काम होगा चाइना से, उसके बाद जब वो आगे एक्सपोर्ट करेंगे तब बाकी कंट्रीज़ में काम होगा। अब हम बेसिक इकोनॉमिक्स पर आते हैं, जो है पैसा। कंपनीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। जो कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट होती है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको काम चाहिए टाइम से मिले और सबसे सस्ता मिले ताकि वो ऐश कर पाए। और कड़वा सच ये है कि ये सब चीज़ चाइना में है। टाइम से आपका काम हो जाएगा, सबसे सस्ता हो जाएगा, सब सामान चाइना में बनेगा और बाकी कंट्रीज़ में बिकने जाएगा। ऐसे होता है चाइना से काम। देखो, ये चैनल का नाम है एक्सप्लेन्ड। अगर मैं गहराई से नहीं बताऊंगा तो मैं जस्टिस नहीं कर रहा इसके नाम के साथ। अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं दो कंपनीज, पहली है जेनेरिक कंपनी, दूसरी है इनोवेटिव कंपनी। जेनेरिक कंपनी कौन सी होती है? जेनेरिक कंपनी वो होती है जो ऑलमोस्ट सेम सामान बनाती है। जेनेरिक प्रोडक्ट हो गए जैसे क्लोथिंग। अब एक शर्ट है, शर्ट बेसिक है, उसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा, साइज़ चेंज हो जाएगा, ब्रांड का नाम चेंज हो जाएगा, पर बेसिक चीज़ तो एक ही रहेगी। इसमें ज़्यादा इनोवेशन तो नहीं आएगी। ऐसी कंपनीज मैक्सिमम होती हैं मार्केट में। अब ऐसी कंपनीज को क्या चाहिए? सिर्फ अपना बढ़ता हुआ शेयर प्राइस। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट से मतलब है कि पिछले साल कितने करोड़ का काम करा और इस बार कितने करोड़ का करने वाले हैं। और इस या इन जैसी कंपनीज को जो मैक्सिमम हैं उनके लिए कहीं और जाना सेंसिबल है ही नहीं, क्योंकि इनको बनाना है सबसे ज़्यादा पैसा सबसे कम टाइम में और सबसे कम सिरदर्दी में। अब दूसरी कंपनीज होती हैं इनोवेशन वाली, जो इनोवेटिव चीज़ें लाती हैं, जैसे कि स्क्रीन बनानी हो या फिर कोई भी और कंपोनेंट बनाना हो जिससे एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है। वो कंपनीज मार्केट में है सिर्फ इनोवेशन के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए। और वो कंपनीज देखेंगी कि कितनी ज़्यादा हलचल या कितना ज़्यादा केओटिक माहौल बन जाएगा चाइना में जब बाकी कंपनीज डिसइन्वेस्ट कर रही होंगी, या फिर उनको अपनी गवर्नमेंट से पता लगेगा कि आपको डिसइन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा प्रेशर बनेगा। अब उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो मार्केट में है ही अपनी रिसर्च के भरोसे, और रिसर्च होती है टाइम लगाने से। उनका टाइम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ऐसे केसेस में उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप लोगों ने समझा, दोनों तरह की कंपनीज जिनकी न्यूज़ आ रही है बाहर निकलने की, वो या तो सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है, या फिर ये न्यूज़ सिर्फ पॉलिटिशियंस का एक ऐसा वादा है जो उनकी जनता सुनना चाहती है। चाइना पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही बड़ा फाइनेंसर के रूप में उभरा है, जहां उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एशिया में और अफ्रीका में। चाइना ने बनाए या फाइनेंस किए हैं बहुत सारे पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा। अब आप पूछोगे कि ये कैसे? ये ऐसे कि चाइना बढ़ाता है अपना इन्फ्लुएंस, उसी तरह जैसे अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं पूरी दुनिया में। अब की लड़ाई वेपन्स और मिलिट्री बेस से नहीं, पैसे से और दिमाग से लड़ी जाती है, जो जंग की तरह दिखती नहीं है, पर देखते ही देखते आपको चारों खाने चित कर सकती है। अब जब चाइना जैसी कंट्री छोटे देशों को पैसा देती है आसान टर्म्स पे, और उसके बदले रिलेशनशिप डेवलप करने के नाम पर इन्फ्लुएंस करती है वहाँ की पॉलिटिक्स को। अब ऐसे समझो कि पैसे दिए, साथ में टर्म्स रख दी, जैसे अगर इतने टाइम पे लोन वापस नहीं कर पाए तो पोर्ट उनके हो जाएंगे, पर ये इतना स्पष्ट शब्दों में नहीं होता। या फिर ऐसी शर्त रख दी कि अगर वहाँ पर कोई ब्रिज या पोर्ट बनेगा तो वो सिर्फ चाइनीज़ कंपनी ही बनाएंगी। अब ऐसे में क्या हुआ, चाइना ने एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ से वापस भी ले लिया अपनी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देकर। मान लो मैं आपको पैसे देता हूँ 1000 रुपये, आपको एक काम करना है उससे, और मैं कहता हूँ वो काम भी मेरी कंपनीज़ ही करेंगी, तो वो पैसा अल्टीमेटली जाएगा तो चाइना के पास वापस ही।
और इसके बदले चाइनीज़ कंपनीज़ को भी काम मिलेगा। आई होप आपने ये चाइनीज़ सिटीज़ देखी होंगी जिसको चाइनीज़ घोस्ट सिटीज़ भी कहते हैं। घोस्ट मतलब भूतिया सिटी, जहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ हज़ारों या लाखों लोग रह सकते हैं पर रहने के लिए लोग ही नहीं हैं। अब चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है कि वहाँ सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड इतनी है नहीं। अब उस काम के लिए उन्होंने क्या करा कि ऐसी कंट्रीज़ ढूंढो जो डेवलपिंग हो और वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हो। वहाँ पर उनको पैसा दो और उनके साथ शर्त रख दो कि हमारी कंपनीज़ ही आपके साथ काम करेंगी। अब वो भी खुश हो गए, अपनी कंपनीज़ भी खुश हो गई कि हाँ उनको भी काम मिल गया। पैसा दिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से पैसा वापस ले भी लिया। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करती हैं तो वो पोर्ट हो, वो ब्रिज हो, वो उनके नाम हो जाएगा। तो अब ये रोड और बेल्ट क्या है? चाइना नेबरिंग कंट्रीज़ में रोड बनाएगा तो इन्फ्लुएंस लेगा पॉलिटिशियंस से और उनको लोन देगा। लोन के बाद जब वहाँ पे रोड बन जाएंगी तो रोड से अपना सामान बेचेगा। जब अपना सामान बेचेगा तो खुद को काम मिलेगा। जहाँ कंट्रीज़ में जा रहा है वहाँ पे इन्फ्लुएंस लेगा, वहाँ पे सस्ता सामान पहुँचेगा तो वो वाली कंट्रीज़ भी चाइना से ही सामान लेंगी। अब देखो, चाइना बाकी कंट्रीज़ की तरह इमोशन से काम नहीं लेता, बाकी डेमोक्रेसीज़ की तरह। डेमोक्रेसी में आपके पास आवाज़ होती है उठाने के लिए, चाइना में नहीं है। चाइना के लोगों को जो बोल दिया वो उन्होंने करना है और वो इमोशन से काम नहीं लेते, वो सब कुछ प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से करते हैं। अब लगे हाथ आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ तो चाइना ने बनाया और पैसे दिए केन्या को पोर्ट बनाने के लिए, जिसका नाम था मंबोसा पोर्ट। अब केन्या पैसे वापस नहीं कर पाया और मंबोसा पोर्ट चाइना ने ले लिया। अब चाइना के पास एक ह्यूज स्ट्रैटेजिक एसेट बन गया है। द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट इन ऑल ऑफ अफ्रीका गोज़ टू चाइना, जो चाइना को मिल गया है क्योंकि केन्या ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। चाइना का पूरी दुनिया का यही प्लान है, खरीदो नहीं, पैसा लोन दे दो, बाकी काम करवाओ। पैसा आ भी जाए तो इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा, नहीं तो वो रियल एस्टेट उनका। ये है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब इसका थोड़ा हिंदी संधि विच्छेद करते हैं। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होता है कर्जा जाल, मतलब कर्जे का जाल चढ़ा दो दूसरी कंट्री के ऊपर, जैसे कि केन्या के साथ किया। पहले कर्जा दो, उनसे काम करवाओ, उसके बाद जब वो डिफ़ॉल्ट कर दें तो आप वो वाला रियल एस्टेट अपना बना लो। अब चाइना बुरा तो है ही इन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, पर शॉर्ट टर्म में हमें दोनों पहलू को देखना चाहिए। पर अगर हम भरोसा करें तो करें भी किस पर? सारा का सारा डेटा जो चाइना से आता है वो पहले चाइना की सरकार देखती है, उसको ठीक करती है कि क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे हम, उसके बाद भी तड़पा देती है वो डेटा देने में। उसके बाद दे दिया तो वैसे भी मैनिपुलेटिव होता है, उसको देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही एक डेटा है पोल्यूशन का। चाइना में पोल्यूशन बहुत कम हुआ है। अब ये भी डेटा ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ छेड़खानी की हो, तो हम इस पर भी भरोसा नहीं कर सकते और इसलिए हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। अब एक कंट्री जो हर चीज़ अपने सूझबूझ से सोच के बताएगी, हर डेटा, कोई भी डेटा सच नहीं देगी, तो हम उस पर भरोसा करेंगे भी तो कैसे? चाइना अब वो है जो आराम से तो क्या, मुश्किलों से भी नहीं जाने वाला कहीं। अमेरिका को आपने देखा ही है, कुछ खास तो कर नहीं पाया, अभी भी बच्चों की तरह बात करना चाह रहा है। सैंक्शंस लगाएगा जिसका ना के बराबर उनके ऊपर, चाइना के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और अगर फ़र्क पड़े भी तो चाइना से ज़्यादा अमेरिका पे फ़र्क पड़ेगा। अब आप ये भी मान सकते हो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका में नहीं, चाइना में है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया को इससे कैसे डील करना चाहिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।